अब हम आपकी बात कराएंगे आर्यन खान के एक वकील से। देखिए, आर्यन खान के तो कई सारे वकील थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो 24 दिन से यह लड़ाई लगातार निरंतर लड़ रहा था, सेशंस कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में। उनके टीवी के पहले इंटरव्यू में वो यहां पर एनडीटीवी में आए हैं। उनका नाम है अमित देसाई। आपका बहुत बहुत स्वागत देसाई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहली बात तो आपको बधाई कि आप पहली बार टीवी पर बोल रहे हैं, और आप ही थे जिन्होंने निरंतर रूप से इस केस को लड़ा। बाकी सब वकील तो आए और गए। आपसे मैं ये बधाई देते देते, जब अब बेल हो गई है, मैं बधाई देते देते आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, अकेले तो नहीं कर पाए होंगे? संकेत जी, बात आपने बराबर कही है। जैसे मैं कह सकता हूं कि आपकी न्यूज रूम में आपके पीछे पूरी टीम बनती है। जिस तरह से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अलग अलग टॉपिक पे तैयार करके पूछ सकते हैं, वैसे ही यहाँ भी हमारी जो टीम है, आनंदिनी फर्नांडिस, सतीश माने शिंदे की जूनियर है, पहले दिन से लगातार काम पर बैठी थी। हमारे सॉलिसिटर है जो शाहरुख खान का बहुत सारा काम करता है, रुस्तम मुल्ला खुद उनकी ऑफिस में दो यंगस्टर्स है, हर्षद और सोहन करके हमारी ऑफिस में है, गोपाल शिनॉय है। ये पांचों लोग ने लगातार काम किया है, फैक्ट्स की एनालिसिस करके दी है, जजमेंट्स निकाल के दिए हैं। तो ये तो सब उन्हें, ये सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ठीक है, क्रेडिट तो हमें मिलती है, लेकिन आई थिंक एंड दे आर, मैं ये कहना चाहता हूँ, दे आर एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ आवर लीगल प्रोफेशन, एंड आई थिंक दे नीड टू बी गिवन एज मच recognition because they must feel the optimism and joy of what they have also achieved in this whole process. So I feel very strongly about the next generation also. देसाई साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप ही ने दलील दी सेशंस कोर्ट में और फिर आप ही ने दलील दी हाई कोर्ट में। आपकी दलील पर ही सेशंस कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें दम नहीं है, बेल खारिज, और आप ही की दी हुई उन्हीं दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा कि बेल। ऐसी कौन सी चीज थी जिसको आप हाई कोर्ट को मना पाए लेकिन सेशंस कोर्ट को नहीं मना पाए? संकेत जी, अभी उनका तो प्रश्न का जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी तक पूरा जजमेंट डिलीवर नहीं किया है, सिर्फ ऑपरेटिव ऑर्डर इशू हुआ है। उनकी रीजंस क्या है पता नहीं है। लेकिन ये जो जस्टिस सिस्टम है हमारी, उसमें जो अपील प्रोसेस होता है, एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है सिस्टम में। तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि एक जज ने एक गलत डिसीजन दिया होगा, तो इट्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, सभी लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यू गो टू अनदर जज and re-argue the same point, another judge, because वो कहते हैं कि judges are also human beings. तो उनकी perceptions अलग होती है, उनकी appreciation अलग होती है। तो ये जो self correcting mechanism में, ये जो वही दलील जो यहाँ सेशंस में की थी, वही दलील हमें यहाँ की थी। Fortunately यहाँ एक्सेप्ट हुई है। ये तो हमारी प्रोफेशन में तो ये तो रोज की बात होती है, तो we have got used to it. ये तो होता ही रहता है। आपको लगता है देसाई साहब कि एक ऐसा प्रचलन शुरू हो गया है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनमें, जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये चीज पिछले साल भी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती वाले मामले में बोली गई थी कि एक कुछ ऐसी कार्रवाई की जाती है जिसमें प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। आपको लगता है कि यहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति थी या ऐसा होता है? प्रक्रिया ही सजा नहीं बनी है, ये थोड़ा सा, आई थिंक इट्स अ लिटिल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक। ये क्या होता है कि बिकॉज ये सिस्टम में जजेस की वैकेंसी होती है, बीच में हॉलीडेज आ जाती है, ऐसा लग रहा है कि ये पनिशमेंट होती है, ये तो बड़ा केस है, उसी के लिए सबको यहाँ, ये सब लोग यहाँ देख रहे हैं, लग रहा है कि इतना बड़ा केस में 25 दिन निकल गए। ये तो आप देखोगे तो ये रोज की बात है हमारी सिस्टम में। जो हो रहा है अभी इंस्टीट्यूशनली, बहुत सारा काम हो रहा है टू ट्राई एंड एक्सपीडाइट ये जो कस्टडी केसेस है, वो जो एक्सपीडाइट करने के लिए चीफ जस्टिस ने भी एडिशनल जजेस बिठाए थे टू क्लीन अप ऑल द बैकलॉग, ट्राई एंड सी के ये लोग उनकी दलील सुने, उनकी डिसीजन आए, उनको भी पता चले बेल मिलना है नहीं मिलना है। लेकिन यहाँ से एक दूसरा प्रॉब्लम है जो मैं कहना चाहता हूँ, ये अपनी सिस्टम में, और ये अक्रॉस इंडिया की प्रॉब्लम बात है, और ये इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स।
ओवरक्राउडिंग ऑफ जेल्स फिल्ड विद अंडर ट्रायल्स एंड कॉन्विक्ट्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम में। आपको याद होगा 1-2 साल पहले जब वो विजय माल्या का केस चल रहा था, तो एक इशू वहां मुद्दा रेस किया था कि ये ओवरक्राउडिंग ऑफ जेल्स में योर ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड, वो एक मुद्दा वहां रेस है। नाउ दिस इज अ सीरियस इशू इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसकी सोल्यूशन क्या होती है? एक सोल्यूशन जो है कि लेजिस्लेटर एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक तय किया है बहुत सालों से कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो कंट्रोल करके और कोई केस में ही यूज करना है और सब केस में यूज नहीं करना है। लेजिस्लेटिव इंटेंट है क्योंकि 2005 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट भी आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट बहुत सालों से ये कह रहा है कि ये जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो संभल के आप यूज कीजिए। अभी ये जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो हम संभल के यूज करें तो इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ओवरक्राउडिंग ऑफ जेल्स कम हो जाती है। जस्टिस सिस्टम पे ये जो बेल एप्लीकेशन पड़ती रहती है और उसमें लोग अंदर बैठे रहते हैं, वो जस्टिस सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम कम हो जाता है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, आर्टिकल 21 राइट्स ऑफ लिबर्टी प्रोटेक्ट होते हैं। बट बैलेंस करना है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं कि पावर ऑफ अरेस्ट जरूरत है कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सभी क्रिमिनल केसेस में आपको पावर ऑफ अरेस्ट एक्सरसाइज करना है। तो किस केस में करना और किस केस में नहीं करना, वो जो चीज है उसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। एंड और एक चीज और मैं बता सकता हूँ, समथिंग व्हिच आई रियली should have mentioned also in the other part of the program, is के they possibly the time has come कि एक अलग सा ट्राइब्यूनल बने कि ये जो रॉन्गफुल अरेस्ट होती है अक्रॉस इंडिया, तो वो रॉन्गफुल अरेस्ट टेस्ट करने के लिए एक शायद ट्राइब्यूनल बने, वो बताए कि ये रॉन्गफुल अरेस्ट है या नहीं है। ये लीगल तरीका हो सकता है टू कंट्रोल द रॉन्गफुल अरेस्ट दैट आर टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। एंड आप रोज आपके शोज में दिखाते हैं कि लोग यहाँ अरेस्ट हुए, वहां अरेस्ट हुए, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, some in controversial matters, some where there's a debate, ये रोज का डिबेट रहता है कि ये क्यों अरेस्ट हुए, बेल नहीं मिलता है। तो ये जो मामला है तो कंट्रोल कैसे करें, ये सब थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल चीजें की जरूरत है। बिल्कुल देसाई साहब, एक सवाल है ये केस से ऊपर बढ़ करके, और इसका ताल्लुक आपके केस से ही है, क्योंकि आप देखिए इस मामले में भी ये चीज साफ साफ आपने भी इसको बोला अदालत में, जब एनसीबी ने शुरुआत की इस मामले में आर्यन खान को यह बताते हुए कि ये सेवन कर रहे थे ड्रग्स का, और उसके बाद धीरे धीरे बेल डिनाई करने के लिए उन्होंने दलील ये दी कि इसका तो टच था एक ऐसे आदमी के साथ जिसका इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से कनेक्शन है और इस वजह से बेल ना दी जाए। आपको लगता है एनडीपीएस एक्ट में अब बदलाव की जरूरत आ गई है? एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। नहीं, आपने ठीक कहा है। पहले तो मैं ये बता दूं, जो मैंने सब मैटर डिटेल्स देखी है, ये जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का जो एलिगेशन था वो गलत था, हम कहते हैं वो फॉल्स था। लेकिन अभी आए ये मुद्दा कि ये कंज्यूमर की क्या करना चाहिए। लेजिस्लेटिव चेंजेस हो चुके हैं। नारकोटिक्स एक्ट 2001 में एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ था, और ये क्रिमिनल स्टैट्यूट्स में ऐसे चेंजेस बहुत कम होते हैं। पहली दफे कंज्यूमर का पनिशमेंट 5 साल जो पहले था बिफोर 2001 वो कम करके 1 ईयर कर दिया। और उसकी ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लेजिस्लेचर ने बताया था कि ये एक रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है, ये जरूरत है। ये रिकॉग्निशन हुआ कि कंज्यूमर एक विक्टिम है, वो एक डिजीज का विक्टिम है। तो ये जो मुद्दा हुआ, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो मुझे लग रहा है वो नहीं हो रही है। दूसरा एक चेंज आया था, 64A was added कि जो आदमी एडिक्ट है उनको प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल सकती है इफ ही गोज थ्रू रिहेबिलिटेशन। वो भी एक रिकॉग्निशन था कि ये प्रॉब्लम डिजीज है कंज्यूमर के लिए, एडिक्ट के लिए। तो ये जो पावर ऑफ अरेस्ट होता है, जिसको आप उनको जेल में रखते हो या उनको प्रोसिक्यूट करते हो, तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोविजंस है वो शायद निकलना चाहिए, क्योंकि ये आज के जमाने में ये जो अर्बन यूथ है अक्रॉस इंडिया, ये एजुकेटेड है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन यही यूथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं जात जात की चीज में। अभी उसने नार्कोटिक सब्सटेंस में एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन समझो कि उनकी भूल हुई और ये एक्सपेरिमेंटेशन में,
तो उनकी जिंदगी में पहला पगला आप ले रहे हो तो उसको एक क्रिमिनल बना के लगते हो। तो मैं सोचता हूं कि ये जो है ये मुद्दा थोड़ा चेंज होना चाहिए। ये लोग भी दे गो अप, बन जाते हैं, बड़े लोग बनते हैं, प्रोफेशनल करियर बनते हैं, लेकिन ये जो एक धप्पा लगता है उनके करियर में कि हमने अरेस्ट किए, उनके 2 हफ्ता 3 हफ्ता जेल में रखा क्योंकि वो क्या था, वो कंज्यूमर था, तो दैट रिमेन्स फॉर लाइफ। और आज के जमाने में जो इंटरनेट एज में है, ये एक दफे इंटरनेट पे आ गया तो वो इंटरनेट से निकलता नहीं है। ये परमानेंट स्कार ऑन द करियर of a person who is otherwise extremely capable and competent, very good strong values in life। तो ये जो चीज है सोसाइटी में चेंज होनी चाहिए। और मैंने देखा, हेलो, और अभी जो मैंने पढ़ा 1 हफ्ते पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक पेपर मूव किया है ऑन डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजंस रिगार्डिंग कंजम्पशन। आई थिंक इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर सोसाइटी। हाँ, ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम कंट्रोल तो करना ही है, ऐसा नहीं है, बट पेडलर, डीलर, स्मगलर, मैन्युफैक्चरर, वो लेवल पे डील कीजिए, कंज्यूमर पे लेवल पे मत कीजिए। जी, ये सवाल इसीलिए मैंने पूछा था कि इस संदर्भ में जब ये एनडीपीएस एक्ट में लोग गिरफ्तार होते हैं तो उसमें क्या उस प्रावधान को बदला जाए या नहीं बदला जाए, क्योंकि हर कोई तो आर्यन खान नहीं है और हर किसी के पास देसाई साहब जैसे काबिल वकील भी नहीं होंगे और भी जो जितने वकील थे। तो आम आदमी क्या करे? आपको लगता है आम आदमी के लिए कानून में संशोधन जरूरी है? संजय जी, ऐसा नहीं है, हमारे प्रोफेशन में बहुत सारे अच्छे वकील हैं। ये हम तो आगे आपकी दुआ से हम आगे आ गए, लेकिन बहुत सारे अच्छे वकील हैं, ये भी वो काम करते हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात यह है कि ये जो केस है, इट रेजेस द लेवल ऑफ अ डिबेट, it raises the level of a debate, it raises the level of the issue, but problem क्या होता है, and that is मुझे जो लग रहा है that this case is not so much about Aryan Khan। ठीक है, he's Shahrukh Khan's son, very popular man, but from an institutional perspective, from a professional perspective, this is a case where ये एक precedent बनना चाहिए। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जिस लोग के पास इतनी सब फैसिलिटीज नहीं है, तो उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि ये ऐसे केसेस में बेल तुरंत मिलना चाहिए। मैं तो पहले कहता हूँ अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए, उसका भी एक लॉ अमेंडमेंट करना चाहिए, एनसीबी को सेंसिटाइज करना चाहिए टिल द लॉ इज अमेंडेड कि आप इन लोग को अरेस्ट ही नहीं किए। बट फिर भी अरेस्ट किया होगा तो फिर भी ये जो डिसीजन है, इफ इट इज मेड एप्लीकेबल वेरी क्विकली अमंग्स अदर्स, तो उनको फायदा होना चाहिए। बट आई मस्ट से कि हमारे पास बहुत सी अच्छे वकील होते हैं, सब लोग अच्छा काम करते रहते हैं। पर ये केस में एज आई से इट इज लाइक द टाइड, ये जो डिबेट आती है ना, टाइड जैसी होती है, इट कम्स इन विद द फ्लो एंड देन इट एब्स, खत्म हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है सिस्टम की, इफ देयर इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इशू, if there is a sustainability of the issue, then the system will also automatically improve faster. जी, but you have to keep the debate going and not let the tide. कोशिश पूरी करेंगे। देसाई साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।